सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग जो टॉपर्स हैं हमारे, उनको इनवाइट करना स्टार्ट किए। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो पूरे साल किस टाइप से मेहनत किया था, क्या क्या पैटर्न, क्या क्या जो इन्होंने अपनाए थे, किस स्टडी मटेरियल को फॉलो किया था और इन्होंने क्या क्या गलतियां की थी जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, तो लास्ट तक देखना। तो आज हमारे साथ हैं राहुल। हाय राहुल, कैसे हो? हेलो सर, अच्छा हूँ मैं। सबसे पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, फिर कितने परसेंटाइल आए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिए, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं पटना बिहार से हूँ। मैंने अपना 10-12 ग्रेजुएशन बीसीए से किया है, वो भी पटना बिहार से ही किया हूँ। और अभी महाराष्ट्र सीईटी में 99.5 परसेंटाइल आया था और अभी पीसीसीओई में एडमिशन ले लिया। अच्छा, अभी एडमिशन लेने में कैसा लगा कॉलेज? जब कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे तो पीसीसीओई कैसा है? कॉलेज तो अच्छा है, कैंपस भी बहुत मतलब क्लीन है, हरा भरा है और फैकल्टीज़ भी सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। क्योंकि मेरे एडमिशन के समय मेरा ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया था, तो मुझे लगा उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, वो लोग कुछ करेंगे वैसे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारे बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, क्लासेस तो आई थिंक आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस 9 से ही स्टार्ट हो गई, 9 सितंबर से। ओके, तो कैसा लग रहा है अभी कॉलेज जा करके? कॉलेज तो मतलब सारे मतलब फैकल्टीज़ जो भी हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। और जिनका सीएस बैकग्राउंड नहीं भी है, पहले का आईटी बैकग्राउंड, उनके लिए भी कुछ अलग से ही उन लोगों ने ये प्रिपरेशन करवाया है उनके लिए भी। अच्छा, कॉलेज में ब्रिज कोर्स होता है, तो वो ब्रिज कोर्स करवा रहे क्या अलग से? वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जिनका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको सीएस बैकग्राउंड नहीं है जिनका। अच्छा, तो ऊपर के कॉलेजेस में ये सब बेनिफिट होती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे परसेंटाइल लाओ। कल भी मैंने एक सेशन लिया था 25 वाले एस्पिरेंट के साथ। तो देखो, मेन है, अगर आपके पास अच्छे परसेंटाइल होते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इस पर भी अभी और डिटेल में बात करेंगे। तो आपका जो कॉलेज स्टार्ट हुआ तो ओरिएंटेशन नहीं हुआ क्या? डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे? ओरिएंटेशन बीच बीच में ही हो रहा है, जैसे 2 क्लास हो रहा है, फिर किसी डीन आ रहे हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सारे मतलब उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, डेली कोई ना कोई आ रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी क्लास भी एक्सटेंड हो जा रहा है हम लोग का। सुबह 9 बजे जा रहे हैं तो 6-7 बज जाता है आते आते। ओह, तो बहुत बहुत टाइम लग रहा है। 6-7 मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और इसमें ये सबसे पहले बताओ कि आप तो क्या था, नॉन सीएस बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन में क्या किए थे आप? बीसीए। अच्छा, बीसीए थे, तब तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी। तो सारा सिलेबस वगैरह देख लिए आप? सिलेबस में मेन यहाँ पे जावा, एसक्यूएल, पाइथन, अभी फर्स्ट सेम में इसी पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। एक रिसर्च पेपर भी है जो इसी साल से शायद इंट्रोड्यूस हुआ है। दिसंबर जैन से आप लोगों का शायद फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जैन तक में, क्योंकि इनका सिलेबस टाइम पे करवाते हैं। तो अभी से, क्योंकि सारे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस वगैरह, सभी में ऑलमोस्ट 17 नेक्स्ट मंडे से जो है, कल से 16 या 17 से सभी कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं बता दूं कि पिंपरी चिंचवाड़ पीसीसीओई जो है वो सेकेंड टॉपेस्ट कॉलेज है पुणे में। एसपीपीयू के बाद ये पीसीसीओई ही आता है, तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। आप लोगों को पता नहीं होगा पीसीसीओई के बारे में, तो अभी पूरा रिव्यू भी लेंगे। अभी जो 6-7 दिनों में क्या क्या हुआ है, इनको कॉलेजेस कैसा लगा, तो सब चीज़ डिटेल में बात करने वाले। ठीक है, तो राहुल एक बार अपना प्रिपरेशन प्लान बता दो। प्रिपरेशन प्लान बताने से पहले ये बताओ कि आपको पता कैसे चला कि महाराष्ट्र सीईटी भी एग्ज़ाम होता है, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम दिए थे आप, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे? एग्ज़ाम का तो फॉर्म बहुत सारा भरा था मैंने, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो फिक्स था कि एमसीए ही करना है, अभी जॉब नहीं करना है। तो एमसीए के लिए मैंने जब एग्ज़ाम के लिए सर्च किया था तो सीयूईटी, निमसेट, वीआईटी का, टेनसेट, कर्नाटका का भी है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में पता चला। तो टेनसेट के बारे में मैंने देखा तो उसमें कॉलेजेस कुछ खास अच्छे नहीं लगे, और एक और दिक्कत था कि उसमें सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना था, मतलब तमिलनाडु जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए।
तो वो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। कर्नाटका में भी कॉलेजेस कुछ खास अच्छे नहीं लगे, जो भी थे थोड़ा हाई कॉस्ट भी था, उनका फीस भी बहुत ज़्यादा था। महाराष्ट्र में ऊपर के 4-5 कॉलेज बहुत अच्छे लगे, मतलब लोअर NIT से भी अच्छे लगे कंपैरेटिवली देखे तो इसलिए महाराष्ट्र CET मैंने फॉर्म भर दिया। लेकिन जब फॉर्म भरा था उस समय पता नहीं था कि सिर्फ 15% रिजर्वेशन है हम लोग के, रिजर्वेशन का 85% उन लोग के लिए, सिर्फ 15% हम लोग के लिए। तो वो थोड़ा सा फॉर्म भरने के बाद पता चला, तो मुझे लगा क्या हो गया, ये भरना चाहिए था, नहीं भरना चाहिए था। फिर प्रिपरेशन किया तो हो गया। निमसेट वगैरह भी दिए थे? निमसेट का निमसेट प्रिपरेशन तो कर रहा था, उसका एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन उसके पहले ही महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया था, तो उसको फिर थोड़ा साइड ही रख दिया मैंने, क्योंकि इसके टॉप कॉलेजेस के रिव्यू एंड लोअर NIT से ज़्यादा अच्छे थे। लोअर NIT से ज़्यादा अच्छे हैं ऊपर के, क्योंकि अभी देखो रेसेशन चल रहा है तो सभी में अभी बुरा हाल ही है, बट प्लेसमेंट हो ही जाता है। तो एज अ OMS स्टूडेंट आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई महाराष्ट्र में अभी तक, जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेकर के पूरा एडमिशन प्रोसेस तक, क्योंकि बाहर वाले और खासकर आप बिहार से हो, तो क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियाँ आई, एक बार आप प्रॉब्लम शेयर कर दो। स्टार्टिंग में तो सबसे पहला तो यही कि कॉलेज में सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कॉलेज में देखा जाए तो 7 से 8 ही सीट है हम लोग के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। और फिर जब रिज़ल्ट वगैरह आ गया, जब हुआ कि अब हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग लगा, तो फिर आपका काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन किया, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिला। नेशनलिटी वगैरह का बहुत सा ज़्यादा इशू हो रहा है यहाँ पे, गैप सर्टिफिकेट वगैरह का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और यहाँ का कुछ अलग ही फॉर्मेट है, जैसे हमारे वहाँ गैप सर्टिफिकेट बनता है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में बनता है, यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। तो मेरा तो गैप नहीं था, दूसरे का मैंने देखा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो। और नेशनलिटी मैंने बनवा लिया था, आपने जो फॉर्मेट भेजा था, तो उससे मुझे हेल्प मिला, काफ़ी हेल्प मिला है मुझे उससे। और फिर मैंने तो मुंबई भी विज़िट किया था एडमिशन लेने से पहले कि SPIT ले सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुंबई मुझे बहुत टफ लगा अगर OMS हो तो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई जाएगा, ऊपर से पुणे से बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो पुणे ओवरऑल बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा है, और मतलब क्लीन है, सराउंडिंग भी क्लीन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पे मुंबई से बहुत कम है। तो पुणे में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुणे जाते हैं, मुंबई को कम प्रेफर करते हैं OMS वाले। और मेरे से भी अगर जिसके कम परसेंटाइल आते हैं, अगर SPIT नहीं मिला या फिर ऊपर के जो 2-3 कॉलेजेस हैं टॉप के, ये आपका विजिट हो गया, फिर आपका ये क्या MET हो गया, ठाकुर हो गया, ये सब कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं सजेशन नहीं कर देता हूँ कि जाओ आप OMS हो तो आप जाओ वहाँ पे मुंबई में रहो और वहाँ पे पढ़ाई करो, नहीं हो। उससे अच्छा है कि आप पुणे में थोड़ा सा कम भी है, आप यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है ना पुणे का, वो थोड़ा सा घुला मिला जैसा लगता है। पुणे थोड़ा सा हाईटेक हो जाए, मुंबई थोड़ा सा हाईटेक हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, बट पुणे में ऐसा नहीं होता। हम बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, अपने जिधर के हो ना उधर के बच्चे मिल ही जाते हैं वहाँ पे, तो इनको भी अभी मिल ही जाएगा, कुछ टाइम पे है। तो आप अपना एक बार प्रिपरेशन प्लान बता देना राहुल, कि 1 साल में क्या क्या आपने पढ़ा था, कैसे किया जो इतना अच्छा स्कोर लेकर के आए, ताकि इन बच्चों जो अभी आपको देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले। क्या क्या प्रिपरेशन प्लान किया था, आप कैसे फॉलो करते थे? मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था लगभग जनवरी के एंड में, और मुझे अपना कॉलेज भी देखना था, क्योंकि BCA में भी नंबर चाहिए ही, क्योंकि सारे कंपनीज अब 60% तो मांगते ही हैं, तो उसको भी साथ में लेके चलना था, और यहाँ पे भी साथ में लेके चलना था। तो मैथ्स तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैथ्स मैंने बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ा था, कंपटीशन लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ा था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, कैलकुलस ट्रिगो वगैरह। तो मैंने कुछ स्टार्टिंग में कुछ दिन मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, फिर मुझे लगा कि मैथ्स में टाइम कम है, अगर सारा टाइम दे दूंगा तो बाकी सारा सब जो और है, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये सब नहीं हो पाएगा। तो मैंने मैथ्स के बेसिक कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब किया, और फिर रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया। रीजनिंग ईजी तो होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आपको टाइम के अंदर, टाइम बाउंडिंग के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो ही आपके सही है, नहीं तो 2-3 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन में लगा देगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है उसका। तो इसलिए रीजनिंग पे फोकस करना है। 30 में कोशिश करो कि अबाउट 27-28 आपका आराम से बन जाए। फिर इंग्लिश तो हो ही जाएगा, अगर CS बैकग्राउंड है तो कंप्यूटर भी हो जाएगा।
और मैथ्स में बेसिक्स कर लो, अगर ट्रिगो और कैलकुलस में दिक्कत हो रहा है तो बेसिक्स कर लो, वहाँ से उठा जाएगा, महाराष्ट्र सीटी हो जाएगा। ओके, तो बेसिक्स ही करना होता है ज़्यादा। देखो, टाइम मैनेजमेंट का इन्होंने बात किया, तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को आता बहुत कुछ है, और जैसा इन्होंने बोला कि एक एक क्वेश्चंस में अगर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दे दोगे तो वो कोई सेंस नहीं बनता। तो वो टाइम को कैसे रिड्यूस करें, कैसे हम पहले से प्रिपेयर रहें कि टाइम हम मैनेज कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आइए मॉक टेस्ट के बारे में भी इनसे जान लेते हैं कि मॉक टेस्ट का क्या क्या था, इन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे। आप मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल होता है एग्जाम से पहले? इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम से कम 15 से 20 दिन पहले मॉक टेस्ट 7-8 तो कम से कम दे ही दो। काफ़ी उससे आइडिया मिलता है कि पेपर कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सब काफ़ी आइडिया मिलता है। क्योंकि क्वेश्चन तो तुम बना लोगे, लेकिन ये इसका टाइम बॉन्डिंग के हिसाब से बनाना ज़्यादा मैटर करता है। तो राहुल, अब ये बता दो कि जब आप कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे, महाराष्ट्र सीटी हो गया या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऐसा एक टाइम आता है सभी के टाइम लाइफ में, जब वो प्रिपेयर कर रहे होते तो एक डीमोटिवेट का फेज आता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे। तो जब ये आपके टाइम पे ये आता था तो आप इसे कैसे हैंडल करते थे? डीमोटिवेशन तो बहुत ही आया। मुझे तो एग्ज़ाम के दिन तक नहीं लगा था कि मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था, और रिज़ल्ट आने तक भी मुझे नहीं लगा था कि हो पाएगा, इतना अच्छा गया नहीं गया। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा काफ़ी और लोगों ने किया होगा, क्योंकि पेपर ईजी लगा था मुझे। और मैंने मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े थे, तो मुझे लगा कि बाकी लोगों ने जिनके मैथ्स अच्छे होंगे उन्होंने तो और अच्छा किया होगा, तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं था। बट लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो लगा कि हाँ कुछ है, हो गया। तो रिज़ल्ट 14 मार्च को, 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया 1 मई को, मतलब पूरा मार्च आधा मार्च, अप्रैल, फिर मई। तो इस टाइम को कैसे देखते थे आप, क्या करते थे इस टाइम पे? मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना, कि एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, मतलब कि वो सस्पेंस वाला काम होता है ना, कि कैसा रहा, कैसा रिज़ल्ट आएगा मेरा, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इस टाइप की बातें होती है। तो आपने इस टाइम को कैसे देखते थे जब रिजल्ट आने से पहले पूरे 1-1.5 महीने? तो कॉलेज भी उस समय चल ही रहे थे, तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी था, तो प्रोजेक्ट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। और फिर निमसेट, इससे तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी लोगों का अच्छा गया होगा, तो मैं साथ में निमसेट का प्रिपरेशन कर रहा था कि चलो कुछ नहीं हो तो वहाँ पे हो जाए। VIT वेल्लोर का भी मैंने फॉर्म भरा था, उसका भी सोचा था कि हो जाएगा। तो साथ साथ मैंने दिन के 2 घंटे के या 3 घंटे के करीब मैं वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए देता था, बाकी फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में देता था। और फिर BCA के फाइनल एग्ज़ाम भी थे फाइनल ईयर के, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता था। अच्छा, तो अभी जैसा सुनने में आता है, एज अ बिहारी, मतलब मैं भी एक बिहारी हूँ और आप भी बिहार से हो, तो पुणे जैसे शहर में बहुत मतलब पहले होता था, ये एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। तो अभी तक जो आपने अभी 6-7 दिनों में ऐसा कुछ आपको देखने को मिला क्या, कि कुछ हमें एज नहीं मिलता है, या फिर कुछ ऐसा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पे कॉलेजेस में पार्शियलिटी होती है, या फिर मतलब उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ऐसा कुछ आपको अभी तक लगा क्या? ऐसा कुछ नहीं लगा। सारे टीचर्स भी जो आ रहे हैं वो पहले मान लिया कि फ्लो में मराठी में अगर बोल देते हैं तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे और भी कोई है जिनको समझ नहीं आया, तो हम लोग बोलते तो अच्छा, तो फिर वो हिंदी या इंग्लिश में बता देते हैं। ऐसे मैक्सिमम लेक्चर्स भी जो होते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में ही होते हैं, और स्टूडेंट्स भी जो सारे हैं वो सब कोऑपरेटिव है, सब समझते हैं। अब चेंज हो गया है, पहले होता होगा पता नहीं, जब से मैं ये काउंसलिंग कर रहा हूँ तब से तो ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आया कि हमें कुछ ऐसा वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, या फिर कुछ। थोड़ा बहुत देखो, आप कोई भी स्टेट में जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है, वहाँ की लैंग्वेज बैरियर हो गया, खाने का हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो राहुल, एज अ बिहारी स्टूडेंट, एक बार आप जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं सभी बच्चे जो हमारे स्टेट से हैं, झारखंड से हो गए, बिहार से हो गए, UP से हो गए, तो उनको कुछ टिप्स देना चाहते हो जो आपने प्रॉब्लम्स फेस किया था, ताकि वो ना करें,
ठीक है, तो वो क्या क्या अभी कर सकते हैं जब आप, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो लेना ही है उनको भी एडमिशन, वो ये पॉडकास्ट ये वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, तो उनको कुछ बेनिफिट कुछ ऐसा बता दो कि जैसे आपको कैप प्रोसेस में प्रॉब्लम आई थी कि कैप 1 में हमारी सीट्स जो वो रहेगी कि नहीं रहेगी, कैप 2 में रहेगी कि नहीं रहेगी, बार बार आप कॉल करते थे, आपने बहुत सारे बच्चे का ये कन्फ्यूज़न था। इवन जब कॉलेज में भी जाते थे तो वो वहाँ पर भी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होता है कि आपका कैप 2 का सीट्स कैप 3 के लिए होल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो एक बार आप उनको बता दो। मैं तो बोलूँगा कि जितने जल्दी आप स्टार्ट कर सको कर लो, क्योंकि लास्ट में बहुत सब कुछ आएगा, आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी आएगा, प्रोजेक्ट भी आएगा, बाकी सब भी आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट कर सको कर लो। मैथ्स अगर थोड़ा वीक है तो बेसिक टॉपिक्स क्लियर करो, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये महाराष्ट्र सीईटी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर होगा। यहाँ पे सारा का वेटेज इक्वल है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सब इक्वल है यहाँ पे, तो इसलिए अगर मैथ्स थोड़ा वीक है तो बेसिक्स को कवर करो और रीजनिंग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। और सीईटी के समय अगर दिक्कत आता है तो काउंसलिंग प्रोसेस ले लो क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। आप अगर ओएमएस स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ये लोग, कैसे प्रोसेस चलता है, क्या ऑप्शन फॉर्म कैसे भराता है, बहुत सारा यहाँ पे इशू है जो कि क्लियर नहीं हो पाता है जल्दी, कब आना है। मुझे तो काफ़ी दिक्कत होता था कि यहाँ पे एडमिशन अगर आपको अलॉट हो गया तो आपको 3 दिन के अंदर यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सीट चली जाएगी। तो आप ओएमएस हो तो 3 दिन के अंदर पहुँचोगे कैसे, तो ये सब भी काफ़ी सारा डाउट है जो क्लियर हो जाता है। बाहर में इसलिए मैं खासकर ओएमएस वाले को काफ़ी टाइम से, जब से मैं ये कर रहा हूँ, ओएमएस वाले को मैं काफ़ी प्रायोरिटी भी देता हूँ कुछ, क्योंकि देखो काउंसलिंग के टाइम पे मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास एक बार में, तो सबका बहुत दिक्कत हो जाती है, उस टाइम बहुत परेशानियाँ भी होती है, लेकिन जहाँ तक हो पाता है हम लोग हेल्प करते ही करते हैं। जो हमारे काउंसलिंग से स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉन काउंसलिंग वाले होते हैं, जो लास्ट ईयर जो मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट किया था वो हमारे काउंसलिंग ग्रुप की भी नहीं थी, तो इस टाइप की, क्योंकि सभी के प्रॉब्लम सबके साथ होता है ना, ठीक है, तो हेल्प करना। ओएमएस वाले को दिक्कत होती है क्योंकि ये लाइफ का सवाल हो जाता है, आप जाते हो, आपको 2 साल, ये करियर का बहुत ज़्यादा दिक्कत, और खासकर जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं जिनके 99 परसेंटाइल हो गए, 98 परसेंटाइल हो गए, उनको कॉलेज चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो सब कॉलेज जो ऊपर के कॉलेज है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप पिंपरी में भी जा सकते हो, विजिट में भी जा सकते हो, मुंबई में एसपीआईटी में भी जा सकते हो, ऊपर एसपीपीयू में भी जा सकते हो, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है ये सब चूज़ करना, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहना और पढ़ाई, अभी देखो अभी आपके पास ये सब सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। एक बार जब आपका परसेंटाइल आ जाएगा फिर आप सोचो, तो वो बेनिफिट भी करेगा। अभी आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ाई करो और एक अच्छे परसेंटाइल लाने की कोशिश करो, बस आपके हाथ में भी बस यही है। हमारे हाथ में जो होता है बस हमें वही करें तो ही बेहतर है, आगे का सोच करके दिमाग को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू राहुल, आपने अपना टाइम दिया। एक टिप्स दे दो, गोल्डन टिप्स 2025 के लिए। बस यही है कि अगर जो चीज़ हार्ड लग रही है, अगर मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है तो फोकस अपना दूसरे तरफ शिफ्ट करो और मॉक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दो। बस ये इनको फॉलो करो, आई होप आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अभी और बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच।